नमस्कार, ज्ञान गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का एक उपविषय संधि। संधि को हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिसमें संधि के भेद और उपभेदों की विस्तार से चर्चा की जाएगी। अब हम संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि कहते किसे हैं? संधि का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण कौन से हुए? हमारे पास दो शब्द हैं। दोनों शब्दों में जो पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरे वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण जब जुड़ते हैं तब विकार उत्पन्न होता है, और एक संपूर्ण शब्द जब परिवर्तित होता है तो उसमें परिवर्तन आता है। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के बाद जब हमारे समक्ष एक शब्द आता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर परीक्षा में लिखने के संदर्भ में आए तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे भोजन जमा में आलय, तो इन शब्दों को मिलाया तो क्या बना? भोजनालय। दूसरा शब्द है जगत जमा में नाथ, क्या बना? जगन्नाथ। एक और उदाहरण है नी जमा में धन, निर्धन। आगे हम नियमों के आधार पर देखेंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ कैसे हुआ। ये सिर्फ आपको एक उदाहरण दिए हैं कि संधि होती क्या है। पीछे हमने संधि की परिभाषा देखी, अब हम जानते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि का अर्थ तो होता है मेल या जोड़, लेकिन विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर उनकी पहली अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है भानुदय, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। जैसे भानु जमा में उदय, तो हमने ये जो किया ना, भानु जमा में उदय, ये हुआ हमारा संधि विच्छेद। और हमारे समक्ष यदि मान लीजिए कि कोई शब्द दिया जाए, जैसे गण जमा में ईश दिया जाए और उसको हम बनाते हैं गणेश, तो होता है वो संधि। लेकिन यहाँ पर गणेश शब्द दिया है और हमें उसे पहले वाली अवस्था में लाना है। उन वर्णों को संधि के नियमों द्वारा उन वर्णों को पहली अवस्था में लेकर आएंगे, जैसे गण जमा में ईश, तो ये हुआ संधि विच्छेद। तो समझ आया ना कि संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल करना और विच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करना। अब यहाँ पर देखिए, दो एक जैसे शब्द हमारे सामने आते हैं, संधि और संयोग। उनमें अंतर क्या है? संधि और संयोग दोनों स्थितियों में स्वर और व्यंजन में मेल होता है। अब विचारणीय बिंदु यह है कि संयोग में अक्षर केवल मिल जाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संधि में नियम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे पशु जमा में ता, क्या बना? पशुता। हमने ये दो शब्द थे और उन दोनों शब्दों को का मिलान करके हमने एक शब्द, नया शब्द बना दिया है पशुता। जैसे पीला जमा में पन, पीलापन। कहीं भी किसी भी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमने जब दो शब्दों को जोड़ा तो वो हुआ संयोग। अब देखिए संधि में क्या हुआ? जैसे राम जमा में अवतार, क्या बन गया? रामावतार। वो नियमों को ध्यान में रखते हुए संधि में परिवर्तन हुआ है। जैसे सूर्य जमा में उदय, सूर्योदय। तो अगर इस प्रकार से जब परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। और दो शब्द अगर आपस में जोड़ दिए जाएं बिना किसी परिवर्तन के तो वो हुआ संयोग, अर्थात शब्दों को जोड़ना। संधि के कुल 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। जब स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर वर्ण दोनों तरफ हो, अर्थात शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दोनों तरफ स्वर हो तो स्वर संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो विसर्ग संधि कहलाता है। अब हम जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। पहले परिभाषा सुनिए ध्यान से। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्द हैं हमारे पास, संधि विच्छेद के समय दोनों शब्दों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो तो वो स्वर संधि कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे विद्या जमा में आलय, विद्यालय।
रमा जमा में ईश, रमेश। एक जमा में एक, एक। अति जमा में अंत, शब्द बना अत्यंत। और पो जमा में अन, इसका शब्द बना पवन। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों शब्दों में जैसे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण भी स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है। हमने संधि के भेद जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से स्वर संधि के ही भेद हैं, बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि में नियम निर्धारित किए गए हैं। तो स्वर संधि के भेद जानते हैं हम। स्वर संधि में पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। यहाँ पर आप देखिए कि स्वरों को लिखने का एक क्रम, निश्चित क्रम में स्वर लिखे गए हैं कि जिस पंक्ति में जिन स्वरों को निर्धारित किया गया आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये हमने एक चार्ट बनाया है और इसी के आधार पर हमें स्वरों के भेद याद करने में आसानी होगी। आगे मैं आपको नियम बताती जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से मैंने चार्ट बनाया है, जिस क्रम में जिन वर्णों को रखा है, आप उसे ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि, उसके बारे में समझेंगे हम, उसके नियम जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं दीर्घ संधि की। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के पर दीर्घ स्वर, इन्हीं का ही दीर्घ स्वर आ, ई और उ होता है। नीचे देखिए आप, अ और अ मिलेगा तो आ हुआ, अर्थात हमने बोला था ना कि ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आ जाए और उसके समान ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हुआ, यानी कि अ और अ ह्रस्व स्वर है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो गया आ। इसी प्रकार से यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आ जाए तो भी दीर्घ स्वर आएगा। यदि एक ह्रस्व स्वर हो दूसरा दीर्घ स्वर हो तो भी दीर्घ स्वर आएगा, और यदि पहले दीर्घ स्वर आ जाए और बाद में ह्रस्व स्वर हो तो भी दीर्घ स्वर ही आएगा। तो हमने ये देखा कि ह्रस्व या दीर्घ कौन कौन से, अ, ई, उ, इनमें से ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर, मतलब दोनों स्वरों को हटाकर उसके पर हम दीर्घ आ, ई और उ रखेंगे। एक उदाहरण देखिए नीचे, जैसे रामानुज है, उसका संधि विच्छेद करते हैं हम, क्या हुआ, राम जमा में अनुज, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब ये हम नियम देखते हैं कि ये कौन सा ह्रस्व स्वर कौन सा दीर्घ स्वर दोनों मिलकर किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे राम में से हमने स्वर अलग किया, अ अलग हो गया, और इधर से दूसरे वाले शब्द के प्रथम वर्ण जो प्रथम स्वर है उसे भी अलग करते हैं हम। तो यहाँ पर दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया आ, और बाद में हम म के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा रामानुज में। इसी प्रकार ई का उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मुनि जमा में इंद्र, ई का उदाहरण है मुनि जमा में इंद्र बन गया मुनिंद्र। यहाँ पर देखिए मुनि में भी है कि मुनि में भी है क्या है, ह्रस्व स्वर है, और इंद्र में क्या है, वो भी ह्रस्व स्वर है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ स्वर। जैसे नय में दीर्घ स्वर की मात्रा आ गई है। तो यहाँ पर देखिए जब हम नय में से ई स्वर हमने अलग किया और इधर से दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जो इंद्र है अलग करते हैं तो दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। एक और उदाहरण, ऊ का उदाहरण हम देखते हैं, ऊ में कैसे परिवर्तित हुआ। जैसे गुरु जमा में उपदेश, क्या बन गया, गुरु उपदेश। गुरु में क्या है, ह्रस्व स्वर है, और इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व ऊ है, दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने तो उदाहरण लिए दोनों ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करने का, लेकिन आप आगे देखेंगे कि आगे हमने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं जिसमें सभी प्रकार की मात्राओं को शामिल किया गया है। अब दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों पर नजर डालते हैं।
ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। प्रत्येक शब्द को आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके वर्णों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जब संधि विच्छेद संधि में परिवर्तित हो रहे हैं तो उस शब्द को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे राम जमा में अवतार, क्या बना? रामावतार, दीर्घ स्वर हो गया इसमें। स्व जमा में अर्थ, स्वार्थ हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ ह्रस्व स्वर है, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हुए। आगे है विद्या जमा में आलय, क्या बन गया? विद्यालय। महा जमा में आत्मा, महात्मा। सत्य जमा में आग्रह, सत्याग्रह। इसमें देखिए सत्य में क्या है? अस्वर है और आग्रह में आ गया, तो अ और आ मिलकर दोनों दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो रहे हैं आ में। शुभ जमा में आरंभ, शुभारंभ। सेवा जमा में अर्थ, सेवार्थ। रेखा जमा में अंकित, रेखांकित। तो यहाँ पर इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि हमने मुख्य रूप से 3 लिए। कौन कौन से? अ, ई और ऊ लिया। तो यहाँ पर 3 है। यदि ये समान स्वर दीर्घ स्वर से मिलते हैं तो उत्तर हमेशा हमारा दीर्घ स्वर में ही आता है। हमने 3 ही वर्ण लिए हैं, अ, ई और ऊ हमारा उत्तर आता है। अब संधि का दूसरा भेद करते हैं हम, गुण संधि। गुण संधि में 3 मुख्य रूप से नियम है। क्या है? नियम नंबर 1 है कि यदि अ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हमने देखा, स्व जमा में इच्छा, क्या हुआ? स्वेच्छा। तो इसका अलग अलग वर्णों में बांट कर देखते हैं तो क्या होगा? हमने व से अ स्वर अलग कर लिया, इधर इच्छा में से हमने ई वर्ण को हटा दिया है। अब देखिए अ और ई मिलके क्या है? नियम नंबर 1 क्या कहता है? अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए, यदि हम व में ए की मात्रा लगाते हैं तो वे हो गया। अब इसको पूरे शब्द को हम देखेंगे तो स्वेच्छा, स्व जमा में इच्छा बन जाएगा स्वेच्छा। एक और उदाहरण देखिए समझने के लिए। एक और अगला उदाहरण है महा जमा में ईश, क्या बना? महेश। अब ये महेश कैसे बना? अब देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। हमने है में से स्वर में से हा व्यंजन में से हमने स्वर को अलग कर दिया, आ हो गया। इधर से दूसरे वाले शब्द में से हम पहले वाला वर्ण अलग कर देते हैं तो क्या हो गए? आ और ई। हमारा नियम क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों को हटाकर हम ए लिख देंगे। तो हमने दोनों अ और ई को हटाकर ए लिख दिया। अब हम है में ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हे। तो पूरा शब्द हुआ महेश। तो इस संधि विच्छेद को हम संधि के रूप में करते हैं, महा जमा में ईश, क्या बना? महेश। अब गुण संधि का नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद उ और ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अब यहाँ पर आप चित्र में देखिए, यदि हम अ स्वर को ऊ स्वर से मिलाते हैं तो ओ हो जाएगा। यदि आ स्वर को ऊ स्वर से मिलाते हैं, ह्रस्व ओ से मिलाते हैं तो भी ओ हो जाएगा। और यदि अ या आ को हम दीर्घ स्वर ऊ से मिलाते हैं तो भी हमारा उत्तर ओ में ही आएगा। इसके लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे पर जमा में उपकार, क्या बना? परोपकार। अब यहाँ पर र व्यंजन में से हम स्वर अलग कर लेते हैं और उधर दूसरे वाले शब्द में से ऊ स्वर अलग कर लेते हैं तो हमने क्या देखा? अ और ऊ के मिलान से इन दोनों वर्णों को हटाकर हम ओ रख देंगे। ओ क्या परिवर्तित हो जाएगा? अ और ऊ वर्ण जो है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पर जमा में उपकार, क्या बना? परोपकार बन गया। अब यदि हम इनमें से अलग अलग हम समझने के लिए इनमें से अगर हम वर्णों को स्वरों को अलग करके देखें तो क्या आएगा? यदि र व्यंजन में से हम स्वर अलग कर देते हैं, ए अलग हो गया। उस उधर से दो शब्द में से उपकार में से हम ऊ वर्ण को अलग कर देते हैं और नियम हमारा क्या कहता है? अ और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे र में ओ की मात्रा लगाएंगे तो रो आ जाएगा और पूरा शब्द हुआ परोपकार।
एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे महा जमा में उत्सव, क्या बना? महोत्सव। अब ये महोत्सव कैसे बना? हमने ह वर्ण में से आ स्वर अलग कर दिया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। हमने आ और उ इन दोनों के स्थान पर ओ को रख लिया है और हम यदि ह में ओ की मात्रा लगाएंगे बनेगा हो और पूरा शब्द बना महोत्सव। गुण संधि का तीसरा नियम समझते हैं हम। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद री आ जाए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। यहाँ पे अर देखिए, र जो है हलंत है और जो हलंत वाला र है अर्ध रूप में है और जो अर्ध र होता है वो शीर्षस्थ जाता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो इसमें उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे राज जमा में ऋषि, क्या हुआ? राजर्षि। तो अब इसमें उदाहरण देखिए, राज में से हम यदि अ स्वर को अलग कर लेते हैं और उधर री स्वर को अलग कर लेते हैं, अ और री मिलकर बना अर। तो यहाँ पर जब हम पूरा शब्द देखते हैं तो राजर्षि जब शब्द लिखते हैं तो ज के साथ अ मिलकर ज को पूर्ण रूप दे देता है और इधर र हुआ वो शीर्षस्थ चला जाएगा। मतलब सिर पर बैठने वाला र जो है वो अर्ध रूप में होता है। तो हमारा राज जमा में ऋषि जब बनाते हैं तो पूर्ण रूप से शब्द हुआ संधि करने के पश्चात राजर्षि। इसी प्रकार से है, राजा जमा में ऋषि करते हैं तो भी वही राजर्षि बनेगा, क्योंकि हमने नियम में क्या देखा है? यदि अ और आ के बाद री आता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। गुण संधि को हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, नियम नंबर 1 के अंतर्गत है उदाहरण मृग जमा में इंद्र, मृगेंद्र। गण जमा में ईश, जो हम पीछे भी दोहरा चुके हैं इस उदाहरण को, गणेश। महा जमा में इंद्र, महेंद्र। रमा जमा में ईश, रमेश। नियम नंबर 2 के उदाहरण है पर जमा में उपकार, परोपकार। नव जमा में ऊढ़ा, नवोढ़ा। नवोढ़ा किसे कहते हैं? जो नव विवाहिता होती है स्त्री। आगे है महा जमा में उत्सव, महोत्सव। गंगा जमा में ऊर्मी, गंगोर्मी। अब नियम नंबर 3 जो हम पीछे भी दोहरा चुके हैं, जैसे राज जमा में ऋषि, राजर्षि और राजा जमा में ऋषि करते हैं तो भी राजर्षि ही बनेगा।